इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम बात कर रहे थे सर, एक बार फिर से जो पॉइंटर्स थे, जो मुख्य बिंदु थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहब ने उनको रखा। 2047 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का आप लोग जिक्र कर रहे हैं। मोटा मोटी जो बिंदु है उस पर दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन सर 1 ट्रिलियन कैसे है? देखिए, आज के बजट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें विकसित हरियाणा की जो नींव है कि 2047 में जब हरियाणा विकसित होगा तो उसकी नींव जो है वो इस बजट में स्पष्ट दिखाई दे रही है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो आज के बजट में चर्चा की है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक हमने इसमें चर्चा की थी कि 10 IMT हम बनाएंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 IMT की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और उन 10 IMT में से 2 IMT की जो भी लैंड एक्वायर करनी थी उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बाकी के ऊपर प्रक्रिया जारी है। पहले के समय में आप देखते थे तो सिर्फ गुड़गांव में मानेसर एक हमारी IMT हुआ करती थी, 2-3 IMT और थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में से बनी है तो 2014 से लेके 2025-26 तक अगर मैं आपको GST कलेक्शन देखो, पता कैसे चलता है कि कोई भी स्टेट है वो ग्रोथ कैसे कर रहा है। उस समय में जो टैक्स कलेक्शन होता था, उस समय वैट था, एक्साइज था, उसका कलेक्शन मुश्किल जो पर मंथ होता था वो 1000 से 1500 करोड़ रुपए होता था जी। 2004 से 15 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन 15 से और 25 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आज हमारा जो GST कलेक्शन है वो पर मंथ ऑन एन एवरेज लगभग 10,000 करोड़ रुपए हमारा क्रॉस कर चुका है। तो इससे हरियाणा की ग्रोथ का, हरियाणा के विकास का वो स्पष्ट आपको इसमें नजर आएगा। अभी जो नई चीज की जिक्र हुई है वो हमने डेटा सेंटर की बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है कि हम डेटा सेंटर स्थापित करेंगे। 474 करोड़ रुपए में का बजट का प्रावधान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। उसके माध्यम से लगभग 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। इसके लिए इंडस्ट्री की सुगमता के लिए हमारे यहाँ पे निवेशक आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं। उसके लिए HSIIDC में लैंड ओन लीज नीति है, वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा निवेश की प्रक्रिया को और सफल और सुचारू बनाने के लिए इसमें लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की व्यवस्था का भी ऐलान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके अलावा 2 कॉरिडोर, दिल्ली से करनाल और दिल्ली से बावल, इन 2 कॉरिडोर की घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में की है। इसके अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी में कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटरीट बनाने की घोषणा की है। तो जब आप इन चीजों की तय में जाएंगे, इनको बारीकी से जब देखेंगे तो आपको जो आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो ये चीजें जिस प्रकार से एग्जीक्यूट होंगी तो आपको कहीं ना कहीं ये लक्ष्य हरियाणा 2047 से पहले ही पा लेगा। तो इन सब चीजों से हम बताना चाहेंगे कि जो हम बोलते हैं, जो बीजेपी की सरकार बोलती है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो हम करके दिखाते हैं। वो आपको हमारे शब्दों में मिलेगा, वो आपको धरातल में मिलेगा, वो हमारी नीतियों में मिलेगा, वो हमारी योजनाओं में मिलेगा, जिसका फायदा देश और प्रदेश की जनता उठा रही है। और इंडस्ट्री के लिए और भी बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें VBG राम जी की बात हुई है। VBG राम जी के लिए 610 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। तो हमारे श्रमिक भाइयों को जो पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, VBG राम जी के माध्यम से 125 दिन का उनका रोजगार मिलेगा। 125 दिन में भी 60 दिन अलग कर दिए गए जब फसल की कटाई और बुआई का जो समय होता था। उस समय कांग्रेस के समय में क्या होता था कि योजना तो थी लेकिन कागजों तक सीमित थी, कोई भी आजीविका संपत्तियां बनती नहीं थी गांव में, किसी भी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता था। अब वैसा नहीं होगा, कर्मचारी जाएगा, बायोमेट्रिक से टैगिंग करेगा, उसकी लोकेशन ट्रेस होगी और जो भी चीज बनेगी वो वहां पे दिखाई देगी। आज के बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया है कि ग्राम सभा होगी और उस ग्राम सभा में कम से कम 6 कार्यों पर चर्चा करना अनिवार्य होगा और जो वहां का विधायक है वो भी उसमें शामिल हो सकता है। तो चाहे श्रमिकों की लेके बात हो, चाहे किसानों को लेके बात हो, हर चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। तो उसी के ब्याह पे हम बोल सकते हैं कि 2047 में जो हमारी इकोनॉमी होगी वो $1 ट्रिलियन की होगी।
हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर राजेंद्र मीणा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हम आपके जुड़ने से पहले बात कर रहे थे। बात करें अगर बजट की तो हर सेक्टर्स को छूने की यहाँ पर कोशिश की गई, खासकर किसानों और पशुपालकों को भी बहुत कुछ दिया है। यहाँ पर नए बिजली वितरण निगम की बात यहाँ पर सीएम साहब की ओर से की गई। फ्रूट प्रोडक्शन में अगर कोई खराबी है 50,000, सब्जियों के खराबी पर 50,000, किसानों के हर मर्ज की दवा एक तरीके से देने की कोशिश की है क्या सीएम साहब ने? क्या लगता है सर प्रोफेसर साहब? मैं अनामिका जी धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा अनामिका जी मैं बताना चाहूंगा कि जो नायब सिंह सैनी साहब ने जो बजट रखा है, ये जो बजट आज रखा है ये कहीं ना कहीं 2047 का जो विकसित भारत है उस भारत की नींव के लिए एक प्रकार का बजट है कि किस प्रकार से हम इसके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये बजट संतुलित, सहमित और विकासोन्मुख बजट है। इसमें हम देख रहे हैं कि 2047 से विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के आलोक में समावेशी बजट, जिसमें किसान, युवा, गरीब और आम जन को समर्पित बजट है। इस बजट में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है सामाजिक और बुनियादी ढांचे के ऊपर फोकस किया गया है कि किस प्रकार से सामाजिक और बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाए, जिससे कि जो हमारा जो विकसित भारत है उसमें हरियाणा राज्य का किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन हो सकता है। दूसरा इसमें देखते हैं कि जो हमारा जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें हरियाणा राज्य का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हमें 2000 जो एफआरबीएम एक्ट 2003 है उसमें प्रोविजन किया गया है कि 3% से अधिक आपका जीडीपी घाटा होना चाहिए। उसी के आलोक में सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 26-27 में हम 1% रखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है कि इंस्टिट्यूशनलाइजेशन किया जाता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रिड्यूस द फाइनेंशियल डेफिसिट एंड एनहांस द माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज को, जिससे कि हमें ओवरऑल जो हमारा जो विकसित भारत है या जो भारत के जो विकासशील जो हमारा आयाम है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। सरकार के द्वारा जो बजट दिया गया है उस बजट में हम देख रहे हैं कि विभिन्न विभागों को कहीं ना कहीं एक समग्रता के साथ में लेकर के चला गया है और काफी मतलब बैलेंस रखा गया है विभिन्न बजट। जैसे शिक्षा पे देखेंगे, चिकित्सा पे देखेंगे, बड़ा एक बजट का एक भाग खर्च किया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संतुलित, संयमित और विकासोन्मुख बजट जो है वो नायब सैनी ने यहाँ पर पेश किया है। मतलब विपक्ष के पास ज्यादा मौका नहीं है इस बजट को लेकर हमलावर होने का, बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ है नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी मैं बताना चाहूंगा कि देखो, आलोचना करने के लिए आलोचना हो सकती है, पर जो सरकार के द्वारा जो बजट दिया गया है तो सभी क्षेत्रों को और हरियाणा राज्य को जो सभी जिले हैं कहीं ना कहीं सबको समग्रता के साथ लिया गया है। और सभी जगह पर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे बागवानी के लिए हो, चाहे आपका कौशल विकास के लिए 20,000 युवाओं को ट्रेन करना है, एआई के लिए देख रहे हैं कि 1 लाख लोगों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्व बैंक से भी बड़ा एक बजट मिलेगा साल मतलब 474 करोड़ का। तो हम देख रहे हैं कि ये समग्रतापूर्ण बजट है, संतुलित है और एक विकसित भारत की संकल्पना को मजबूत करता है ये। और इसमें एक दूसरी तरफ से ये भी कि जो बजट का जो लास्ट ईयर का जो खर्चा है, आप देख रहे हैं कि 98% सरकार के द्वारा अपने जो बजट के लक्ष्य थे या यूं कहें कि बजट का खर्चा था वो 98% उसको प्राप्त कर लिएगा। ये परफॉर्मेंस बजट है, बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि शायद हरियाणा राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि 98% बजट को खर्च कर पाए हैं। ये सरकार बधाई का पात्र है इसके लिए कि इस प्रकार की जो दृढ़ संकल्पना दिखाती है कि किस प्रकार से हमें घोषणाएं नहीं करते हैं, घोषणाओं को जमीनी स्तर पर साकार रूप भी देते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा बजट है हरियाणा राज्य के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और निवेशकों के लिए भी कहीं ना कहीं आकर्षित करने वाला बजट है। कहा भी है, सीएम साहब बोल रहे थे कि निवेशकों के लिए नई नीति लाएंगे। जी उसी के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार किया गया है कि कहीं ना कहीं जो निवेशक हरियाणा में आए और अधिक और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। और इसके लिए चाहे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी काफी कुछ बजट में प्रावधान किए गए हैं। और शिक्षा और चिकित्सा के अंदर बहुत बड़ा जो मद खर्च की गई है। जी मैडम, अमिता जी। ठीक है संदीप जी, 3 लाख से ज्यादा आप लोग लखपति दीदी बनाने की बात कर रहे हैं इस बजट के भीतर। जी
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत सारी बातें महिला सशक्तिकरण को लेके, हमारी माताओं बहनों को लेके इस बजट में बताई हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी स्वास्थ्य को लेके भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इस बजट में प्रावधान है कि लगभग 2000 नए वीटा के आउटलेट प्रदेश में खोले जाएंगे और मार्च तक 350 ओपन करेंगे। तो उसमें जो 20% रिजर्वेशन है वो स्वयं सहायता समूह की बहनों को दिया गया है। इसके अलावा हमने कहा है कि ग्रामीण होट मंडियों की स्थापना की जाएगी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं उसका प्रावधान उसमें रहेगा। तो और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को सशक्त करके, और जैसे बीबीजी राम जी की हम बात करते हैं, उसमें भी श्रमिकों की हम बात करते हैं, तो उसमें भी लगभग 60% से ज्यादा है वो महिला शक्ति है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक का भी जिक्र था। जी जी जी, हर जिले में। हाँ, इस प्रकार से स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे युवाओं को लेके हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे युवाओं की ट्रेनिंग को लेके हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी विस्तार से। किसानों की अगर मैं बात करूं तो किसानों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपने देखा होगा कि जो किसान देसी कपास की खेती करना चाहता है तो उसको 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। जो किसान धान की खेती न करके दलहन की खेती करेगा उसको 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद में और हिसार में 2 बड़ी मछली की मंडी है, उनकी शुरुआत की जाएगी। तो इस प्रकार से आप अलग अलग तरीकों से अगर देखेंगे तो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें दी हैं। जी, पशुपालकों के लिए भी आपने काफी बड़े ऐलान किए। बागवानी विभाग को लेकर भी हमने देखा कि काफी कुछ आप लोग सोच रहे हैं और एक बड़ा बजट भी रखा है उसके लिए। जी 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 जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि पशुओं के लिए अस्पताल भी बनाए जाएंगे। बागवानी के लिए भी अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 नए पशु अस्पताल का। जी जी जी, 3 पशु अस्पताल भी बनाए जाएंगे। जिन जिलों में बस स्टैंड को लेके समस्या है वहां पे बस स्टैंड्स भी बनाए जाएंगे। बहुत सारी जगह पे हॉस्पिटल। क्या सोच रहे हैं सर आप लोग हांसी को लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हांसी को एक बहुत ही आदर्श, एक अलग तरीके का भव्य और दिव्य हांसी को बनाया जाएगा। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि केंद्रीय बजट में भी कुछ मॉडल कुछ रखा होगा ना, आप लोगों ने कुछ ड्राइंग तैयार की होगी हांसी के लिए। देखो, मैं आपको वही बता रहा हूँ, 500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान था केंद्र के बजट में था, जो हमारे वहां पे एक बहुत ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है उसको लेके, तो वो भी है। उसके साथ साथ हिसार और हांसी के आसपास आप देख रहे हैं कि नई IMT जो बनाई जा रही है उसके लिए लैंड भी एक्वायर हुई है। तो वो इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से भी, इंडस्ट्री और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सारी चीजों को मिला के आप देखेंगे तो हांसी अपने आप में एक नए ही अलग रूप से निखर के आने वाला हमारा जिला है। तुमने क्या किया वो तो बताओ। एक इंच आपने मेट्रो करी है, 1 इंच रेलवे बढ़ाई है, कोई तो एक काम बता दो। एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हो, क्या है और क्या बजट? कुछ नहीं। खुद ही मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि ये तो आंकड़ों का खेल है। बजट है, आर्थिक सर्वे वगैरह। जस्सी कॉन्फ्रेंस था कि ये केवल आंकड़ों की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी और हमारे उत्तरदायित्व का भी इसमें हम जिक्र रख रहे हैं। जिसे हुड्डा साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई एक काम तो बता दो। कोई एक काम नहीं बताया, खुद ही कह के चले गए कि आंकड़ों का खेल है। प्रोफेसर साहब जी मैडम, आप हमें कह रहे थे कि आलोचना अगर करने बैठे तो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन संतुलित बजट है। आप देखेंगे कि जो विगत 5 वर्षों से जो बजट का आंकड़ा है या आकार है वो लगभग 26.18% बजट का आंकड़ा बढ़ा है। और साथ में डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो भी देखेंगे 2004 से 2014 तक काफी बड़े मात्रा में था, उसको भी नियंत्रित किया गया है।
और जो बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार से चीजें कि कहने के लिए कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि चाहे एजुकेशन के लिए एआई से रिलेटेड देखो, कौशल विकास योजना से रिलेटेड देखो, किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन स्कीम्स हैं उनके लिए देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखो, तो कोई ऐसा क्षेत्र बचा नहीं है जहां पर उनको कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने टच नहीं किया हो। एज वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने जो दिया है अपना विजन, तो एक समग्र रूप से बजट है और उसमें सभी क्षेत्रों को समानता के साथ रखा गया है। ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई क्षेत्र छूटा है। आप देख लीजिए कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी हम देख पाएंगे कि हमारा जो बजट का अलोकेशन है, आप देखेंगे कि जो शिक्षा है, शिक्षा पे देखेंगे कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया गया है। उसी प्रकार से मौलिक आपका सहकारिता के ऊपर, मत्स्य क्षेत्र के ऊपर सभी क्षेत्रों पे बड़ा आवंटन किया गया। पब्लिक हेल्थ पे भी 5,912 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य पे 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि पशुपालन पे भी 2,290 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। खेलों पे भी 22 हमारे पास सब भी दिखा रहे सर, आ रही हूँ संदीप जी, ये प्रावधान किया गया है। ठीक है सर, ठीक है, आ रही हूँ सर। बीजेपी प्रवक्ता से जरा एक क्विक रिएक्शन। हुड्डा साहब को सुना आपने? देखिए अनामिका जी, विपक्ष के नेता को सुना है हमने, तो हुड्डा साहब के पास इस बजट की बुराई करने के लिए भी शब्द बचे नहीं है। उनके पास कोई शब्द नहीं था। तारीफ ये कर नहीं सकते, बुराई ये कर नहीं पा रहे हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 98% बजट जो पिछली बार हमारा था उसका 98% हमने खर्च किया है, लेकिन विपक्ष को ये चीजें दिखाई नहीं देती। अब विपक्ष को हमने कहा कि हम 10 IMT बना रहे हैं, लेकिन वो चीज विपक्ष को दिखाई नहीं दे रही। हमने कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, वो बिल्डिंगें खड़ी हैं। विपक्ष चाहे तो उसकी फोटो वीडियो निकाल सकता है जाके, वो भी इनको दिखाई नहीं देते। यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहे हैं। हमने कहा है कि नहीं बनाए हैं ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, गिना दीजिए ना, वो पूछ रहे हैं, गिना दीजिए। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि हमने 10 IMT की घोषणा की। वो IMT हुड्डा साहब जाएं और देख के आए वहां पे बनी है कि नहीं बनी है। हमने कहा कि इतने IMT की हमने लैंड एक्वायर कर ली नारायणगढ़ हिसार की, वो जाएं और देख के आए वहां पे। हमने कहा कि हमने हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमने हमारे अभी तक 17 मेडिकल कॉलेज हैं, वो बन चुके हैं, 3 के ऊपर हमारा काम चल रहा है। हुड्डा साहब जाएं और देख के आए। ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो विश्वकर्मा जी, कौशल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जो पलवल में हमारी बनके तैयार हुई है, हुड्डा साहब जाएं और उसको देख के आए। युवाओं की स्किल डेवलपमेंट को लेके हमने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं। अभी AI को लेके भी हमने तो कहा है कि लगभग 1 लाख युवाओं को हम प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा मैं युवाओं की और मैं बात करूं तो ओलंपिक में हरियाणा की भूमिका है वो किसी से छिपी नहीं है। हरियाणा के युवाओं की प्रतिभा का जो उन्होंने सजेशंस लिए, 5,000 सजेशंस को इसमें समायोजित करने का काम किया। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की है और हरियाणा की जनता को चहुमुखी विकास के रास्ते खोलने का काम इस बजट कर। होली का तोहफा इसको कहा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ होली का तोहफा नहीं, हर त्योहारों का तोहफा। बहुत ही अच्छा बजट है। मैं समझता हूँ इस बजट के बाद एक बहुत बड़ी लकीर डेवलपमेंट की हरियाणा के अंदर खींचेगी। सर, जिस प्रकार से सभी मंत्रियों से भी सुझाव लिए गए, आपने भी सुझाव दिए थे, तो उन सुझावों को कितना इंप्लीमेंट देख पाए आपके विभाग की तरफ से? 100% जो सुझाव थे। फरीदाबाद को इतनी बड़ी बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। फरीदाबाद और पलवल को बाढ़ मुक्त करना, फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए मास्टर प्लान की रोडों का एक्विजिशन करना, फ्लाईओवर्स बनाना, कनेक्टिविटी बनाना, कोई चीज छोड़ी नहीं है। हेल्थ से लेकर जो जितनी भी जो चीजें हमने मांगी सब देने का। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुया। अरे भैया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़े मुझसे बहुत एज में बड़े हैं, विपक्ष के नेता हैं, दो बार मुख्यमंत्री। अगर इस बजट में भी वो नेगेटिव बोलते हैं तो उन्हें आत्म मंथन की जरूरत। सर, होली पर लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं लोगों को ये कहूंगा, इस होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस होली को और खुशनुमा बना दिया इस अच्छे बजट के साथ। जी, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये होली है जो इसके ऊपर जो बजट पेश किया गया है, ये काफी कह सकते हैं कि अहम बजट है और होली इन्हीं सभी त्योहारों को समायोजित करने वाला, यानी कि खुशियां बिखेरने वाला बजट है, ऐसा कहते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया कहने से काम नहीं चलेगा। अगर इस बजट को भी अगर संतुलित बजट नहीं मानते हैं नेता विपक्ष, तो उन्हें आत्ममंथन की जरूरत है। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे इस पर?
अनमा कीजिए कि आप देखेंगे कि 2014-15 में जो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय थी 1,47,328 रुपए थी, और अभी देखेंगे 2025-26 में 3,95,618 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। ये हमारी जो राष्ट्रीय आय है 2,19,575 उससे भी काफी अधिक है। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से विकास हो रहा है। साथ में दूसरा हम देखेंगे जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी इस टोटल बजट का 12.6% खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा, यानी 28,000 करोड़ रुपए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। ये जो आधारभूत ढांचा है, ये नींव है किसी भी विकास के लिए। बुनियादी ढांचे के द्वारा ही आगे विकास को प्राप्त किया जा सकता है। और ये ओवरऑल जो देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो ऊर्जा से संबंधित हो, चाहे खेल से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से हो, उन सभी के लिए देखते हैं कि जो बुनियादी के ढांचे में अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो विकास की जो गति है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या यूं कहें कि देश के विकास के साथ में कदम से कदम नहीं मिल पाएंगे। दूसरा एक तरफ से देख रहे हैं कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो भी लगभग 22% जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। और जो 16वां वित्त आयोग है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया भी कि जो डॉक्टर अरविंद पंगड़िया जी ने बताया कि किस प्रकार से जो अभी जो 31 तक 2016 से लेकर आप देख रहे हैं 26 से 31 का जो समय है उसमें कैसे जो देश में सर्वाधिक रूप से जो केंद्रीय करों में से या टैक्स का जो कलेक्शन उसमें बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि किस प्रकार से विकास के पथ पर तीव्र गति से हरियाणा अग्रसर है। और ये जो विभिन्न बिंदु हैं उनके माध्यम से इस विकास के चौआयामी जो विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है। मैंने सुबह भी बताया था कि पंडित दीनदयाल जी की जो अंत्योदय या यूं कहें कि हम क्या नाम है एक आत्म मानववाद है, उसके सपने को साकार करता है। क्योंकि जब तक मानवीय मूल्य और मानव को केंद्र में नहीं रखेंगे, बुनियादी सुविधाएं नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक किसी भी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो इसी के दृष्टिगत रखते हुए ये विकास के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा ये बजट। संदीप जी, खुदा पाड़ निकली चुहिया कह रहे हैं हुड्डा साहब। देखिए, हमारे माननीय मंत्री विपुल गोयल जी ने भी कहा कि हुड्डा साहब को आत्म मंथन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। उनको कह रहे हैं आंकड़ों का खेल दिखा के चले गए सीएम साहब। नहीं, आंकड़ों की खेल की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने बजट में बताया था 2004-05 पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ करता था, लगभग 1,000 करोड़। टोटल बजट का 7%। 2014-15 में जब वो छोड़ के गए थे तब लगभग 4,000 करोड़ था। उस समय भी टोटल बजट का लगभग 7% था। आज कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर? 28,000 करोड़, जो टोटल बजट का लगभग 12.5% है। तो आप मेरे को बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता किस लिए? हुड्डा साहब को कोई पूछे तो इसी से तो बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार होता है प्रदेश का। तो आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो न तो आंकड़ों में टिकते हैं न वो रियलिटी में टिकते हैं। आज हरियाणा में जिस 152 से हुड्डा साहब जाते हैं चंडीगढ़, वो किसने बनाया? वो हमारी सरकार ने ही बनाया। वो डबल इंजन की सरकार ने ही तो बनाया है। आप दिल्ली से गुड़गांव से यूईआर होते हुए जाते हैं, वो किसने बनाया? हमारी सरकार ने बनाया। जो यहाँ से केएमपी होके गुजरता है वो किसने बनाया? वो हमारी सरकार ने बनाया। जो दिल्ली मुंबई है वो किसने बनाया? वो भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया। जो यहाँ से सोना जाते हैं, ये एलिवेटेड है, ये किसने बनाया? ये भी हमारी डबल इंजन सरकार ने बनाया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रेवाड़ी में एम्स बन रहा है वो कौन बना रहा है? वो हमारी डबल इंजन सरकार ही बना रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आज प्रदेश में देखो, मैं एक शिक्षा का एक आपको आंकड़ा देता हूं। इन्होंने जो जब तक कांग्रेस की सरकार थी लगभग 100 के आसपास राजकीय महाविद्यालय हुआ करते थे। हमारी सरकार आने के बाद विगत 10 सालों में हमने 87 राजकीय महाविद्यालय बनाए, 87, और 87 में 31 महाविद्यालय हमने महिलाओं के लिए बनाए। तो आप ये बताओ कि क्या ये चीजें जनता को दिखाई नहीं देती? आज लगभग हर असेंबली में, प्रदेश की हर असेंबली में 2 या 3 राजकीय महाविद्यालय हैं, और उसमें कहीं ना कहीं एक आपको अलग से महिलाओं का मिल जाएगा। वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, वो किसने बनाई? वो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो विश्वकर्मा जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो किसने बनाई? वो हमारी सरकार ने ही बनाई। डेटा सेंटर की बात कौन कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कौन कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी
कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की बात कौन कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात की, विश्व बैंक से भी कुछ पैसा वहां पर मिलने वाला है क्या? 70 करोड़ रुपए का प्रावधान स्पेशल इसमें विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। हाँ। तो ये कहने थोड़ा सा इसको और विस्तार में थोड़ा बताइए, युवा जानना चाहते हैं थोड़ा और विस्तार में। देखो आज अगर आप समय देखेंगे तो जिस प्रकार से पूरे विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, अभी आप देखते हैं कि जो हमारे गिग वर्कर्स है तो वो किस प्रकार से डिलीवरी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिस गुरुगांव में जिस साइबर सिटी मिलेनियम सिटी में रहते हैं वहां पे अभी पिछले 10 दिन पहले ही एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था कि डिलीवरी के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था। वो एआई रोबोटिक ड्रोन था, उसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं रहेगी, तो वो डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से वहां तक पहुंची है। हमारी जितने भी असेंबली लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग लाइंस हैं, तो उसके लिए भी जो चीजें हमारे रोबोट्स होते हैं वो एआई आधारित होते हैं। तो उन सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। जब हमारे युवा इस चीज का प्रशिक्षण लेंगे तो कहीं ना कहीं जो काम की स्पीड है, जब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी स्पीड क्या रहेगी, हमारा स्केल क्या रहेगा, हमारा जो और बाकी की चीजें हैं उनमें रफ्तार किस तरीके से तेजी में आएगी। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही पॉसिबल है। बेरोजगारी जैसे क्वेश्चन को भी आप लोग इस तरह से आंसर करने का काम एक तरह से कर पाएंगे? जी जी जी, देखो वहाँ पर समय के साथ में रोजगार के तरीके बदल जाते हैं। हाँ। आपने देखा होगा, आज से अगर मैं 8-10 साल पहले की बात करूं तो ये जो गिग वर्कर्स हैं, ये किसी भी तरीके की जॉब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज के दिन लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स इस सर्विस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। लेकिन आज से 7-8 साल पहले तो इस तरीके की इंडस्ट्री का कोई नाम निशान नहीं था। सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट में जो हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो 2047 का विकसित हरियाणा का बजट है, उसकी नींव इस बजट में हमको दिखाई दे रही है कि किस प्रकार समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते हुए हम जो हरियाणा की इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचाएंगे। जी ठीक है। यमुना नदी को पोल्यूशन फ्री करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो, पोल्यूशन के लिए भी विश्व बैंक से लगभग 2,500 करोड़ रुपए का फंड हरियाणा को मिला है। तो उसको लेके अलग अलग तरीके से कार्य योजनाएं बनेंगी, नीतियां बनेंगी। अभी भी हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे आपने देखा होगा, अरावली के ऊपर जो सबसे पहला वृक्षारोपण का कार्य था वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया था। एक पेड़ ना के मां के नाम से भी जो बहुत सारा वृक्षारोपण किया गया वो हमारी सरकार के माध्यम से किया गया। पोल्यूशन को कम करने के लिए किस प्रकार से इंडस्ट्रियल डस्ट को कम करने के लिए नीतियां बना सकती है, सरकार उसके ऊपर सुचारू रूप से काम कर रही है। तो सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के किस प्रकार से बेस्ट नीतियां बना सकती है जिससे आम आदमी की जो जीवन है, उसकी लाइफस्टाइल है, वो बेहतर हो सके। चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आरती राव ने इस बजट को लेकर क्या कहा है वो सुनाते हैं। बजट 2026-27 का बजट पेश हुआ और इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहेंगे? आज बजट है जो पेश किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा बतौर वित्त मंत्री। जी, बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया गया है सीएम साहब से, और मैं कहती हूँ कि पूरे प्रदेशवासियों को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही राउंडेड बजट जहां सबका साथ और सबका विकास हो। मैम, जिस प्रकार से परी बजट बैठ के विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ भी की थी, आपने भी सुझाव दिए थे, तो उन सुझावों को कितना इम्प्लीमेंट मानते हैं? और खासतौर आपके विभाग की बात खुद बोली है कि मैंने 5,000 से ज्यादा सुझाव इस बजट में डाले हैं, इतनी बड़ी बात है। और इससे पहले शायद कोई मुख्यमंत्री ना हो रहा हो जिन्होंने इतनी सारी मीटिंगें की हों और इतने सारे सुझाव लिए हों और उन सुझावों को फिर बजट में सम्मिलित किया हो। स्वास्थ्य विभाग से आप मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग को किस प्रकार की जो कह सकते हैं कि सौगातें मिली हैं आज? बहुत बहुत बढ़िया सौगातें मिली हैं। हमारा बजट ऊपर भी गया है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में जितनी बेहतर हम सेवाएं हेल्थ सर्विसेज में दे सके उससे बढ़ चढ़ कर दें। तो मैम, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। जब मैं तो बोलूं कि ऐसी चुईया उनके पास तो कभी थी नहीं जो पूरा पहाड़ खोद दे। मैम, होली का त्योहार है, किस प्रकार से देखते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
जी, मैं सारे प्रदेशवासियों को आज के दिन होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। रंगों की होली है, खुशी का दिन है, बजट का दिन है और आज के दिन बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है सीएम साहब ने सभी प्रदेशवासियों के लिए, तो मैं आज सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, बतौर स्वास्थ्य मंत्री कोई गाइडलाइन भी जारी की कि होली पे किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? नहीं, हमेशा यही कहते हैं कि फूलों की होली खेलो, रंगों की होली खेलो, मगर बाकी सब चीजों से दूर रहो, कीचड़ में मत करो, ग्रीस चीज जो बहुत आजकल के युवा करते हैं, बहुत इंथुजियास्टिक होके होली खेलते हैं। मैं तो बोलूंगी कि फूलों के साथ खेलो, बहुत ही मजा आता है, और पानी के साथ खेलो। मौसम भी आजकल काफी गर्म हो गया है, तो होली का लुत्फ उठाओ। धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, जिन्होंने बताया कि बजट जो है काफी सौगातों भरा बजट रहा है और ये होली का पर्व है, इसको फूलों के साथ मनाने का काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज। नहीं कहेगा, अगर वो कहेगा बजट अच्छा है तो फिर आगे गाड़ी कैसे चलेगी? सर, होली के पर्व पर क्या कुछ कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, होली ये भाईचारे का त्योहार है। मेरा तो सभी से निवेदन कि इसे भाईचारे के तौर पे इसे मनाएं, कोई भी द्वेष न रखे और अपनी तरफ से प्रयास करें कि सब अच्छा रहे। और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि ये होली हमारे देश के लिए दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और सब में प्यार बना रहे। ये थे हमारे साथ डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, आज बजट पेश हुआ है, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस प्रकार का जो है बजट आपको लगा? बड़ा निराशाजनक बजट था। कभी भी बजट में एक्सप्लेनेटरी नोट नहीं होते हैं किसी हालत में। 76 पेज का बजट पढ़ना कि वहाँ पर ये डेवलपमेंट होगी, 3 कमरे बनेंगे, एक हाल कमरा बनेगा, ये बनेगा। दिस इज यू जस्ट सी कि मैं इतने डिपार्टमेंट में इस काम के लिए पैसे एलोकेट करता हूँ। इतना पिछली बार लेंथी बजट पे ऑब्जेक्शन था, इससे ज़्यादा लेंथ इस बार कर दिया और काफ़ी डिपार्टमेंट्स में जो बजट को इन्हांस किया गया है। बजट इन्हांसमेंट शुड हैव बीन के प्रीवियसली एस्टिमेटेड बजट क्या था, एक्चुअल बजट के साथ इन्हांसमेंट थे, जो पिछला एंटीसिपेटेड था उससे भी कम है उस बात के लिए। और कर्जा यहाँ पर फिर 40,000 रुपये करोड़ कर्जा फिर बढ़ा दिया ने। कर्जे पे सरकार चलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा किसी हालत में किया नहीं है। ज्यादा कर्जा लेना कभी भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट नहीं होता। सर, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सभी वर्गों का जो है इसमें ख्याल रखा गया है, चाहे खेल हो, महिला हो। मैंने एक बात कह दिया कि कर्जा लेके जो सरकार चले या जिसमें कर्जा के हम इतना ले सकते हैं, कर्जा ज्यादा लेने के बाद कभी भी वो डेवलपमेंट के हिसाब से वो बजट नहीं होता। सर, होली के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहोगे प्रदेशवासियों, देशवासियों? सभी का भाईचारा बढ़ना चाहिए, सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहिए, सभी को अपने मतभेद भुला के सब कुछ करना चाहिए और छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बढ़ना चाहिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता बीबी बत्रा, जिन्होंने अपनी राय रखी बजट को लेकर। उन्होंने कहा कि जो बजट है वो कहीं न कहीं सही नहीं है, वो ऐसा कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा तो गया है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन सभी वर्गों का जो है ध्यान नहीं रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। एक बार फिर से वापस लौटते हैं। बीबी बत्रा साहब को सुना आप दोनों ने ही। प्रोफेसर साहब, क्विक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। कह रहे बत्रा साहब की कर्जा लेकर जो सरकार चले वो डेवलपमेंट की बात ना करे। जी मैम, आप देखो, ये तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जब सरकार का जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट है वो काफी बेहतर है और आने वाले समय में भी 1% का लक्ष्य रखा गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं मतलब कि जो बता रहे हैं उसमें इसमें कोई अंतर है। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वास्तविक यही है कि हमारा जो फिजिकल मैनेजमेंट बजट हरियाणा में घूम के हरियाणा के लोगों की मन की बात को जाना है, उनसे सुझाव मांगे और उन्हीं सुझावों को बजट में उन्होंने रखा है। जो हरियाणा के लोगों ने कहा वही बजट में रखा।
हरियाणा के लोगों द्वारा बनाया गया, हरियाणा के लोगों के लिए बजट है और इतना बेहतरीन बजट है कि पिछली बार, अभी कुछ लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कुछ नहीं आएगा, अभी भाषण में भी राज्यपाल जी के उन्होंने कहा है कि बजट में कटौती कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे। किसी भी विभाग के बजट में कटौती नहीं की, उल्टा उसमें बढ़ोतरी की गई है। हमारे यहाँ पे चाहे मैं एजुकेशन में भी बात करूं कि पुराने स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके नया स्ट्रक्चर बनाना, आधुनिक क्लासरूम बनाना, डिजिटल क्लासरूम बनाना, सुपरटेंडेंट में भी 400 से 500 कर देना, बुनियाद का जो विस्तार करना, बुनियाद जैसे कार्यक्रमों का, ये प्रशिक्षित टीचरों को और ज्यादा प्रशिक्षित करना, इस प्रकार का बजट आया है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भी है। चाहे स्वास्थ्य को लेके बात करिए, चाहे एग्रीकल्चर को लेके बात करिए, मतलब मुख्यमंत्री जी ने खजाना खोला है और खजाना लुटाने के लिए नहीं, लुटाने नहीं, उसको प्रोग्रेसिव तरीके से कैसे हम लोग किसान को समृद्ध करें, गरीब को समृद्ध करें, महिलाओं के लिए अच्छा काम करें, उनको काम करने के अवसर कैसे उपलब्ध कराए, नौजवान को कैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, हर चीज को डिटेल में खोल के मुख्यमंत्री जी ने बोला है। मगर दुर्भाग्य एक साथ में ये भी रहा कि 3 घंटे 4-5 मिनट के मुख्यमंत्री जी के बजट में जो उन्होंने बोला है, 1 घंटा 54-55 मिनट, लगभग 2 घंटे के आसपास इस हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस के 21 विधायक बैठे थे। फिर जो मैं ये कहता हूं कि यहाँ सदन में क्या करते हैं, तो अब जो लोग इधर उधर की बात बोल रहे हैं तो अब बताएं क्या करते हैं, कहाँ थे जिन लोगों ने बजट सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, और इतना डिटेल में। अब ऐसा भी नहीं कि भी कोई आंकड़ों में उलझाया हो, आंकड़े भी नहीं बोले मुख्यमंत्री जी ने, बहुत कम आंकड़े बोले हैं, बल्कि एक एक चीज को खोल के कहा है। अब उनको आंकड़े भी समझ में नहीं आ रहे, जो विस्तार से खोल के बताया गया वो भी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। और वही लोग आके कहते हैं कि ये तो कर्ज लो और घी पियो। जैसे आपने जिक्र किया कांग्रेस का, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। मैं तो पहले कहा था, ये पिछले 10 साल से 11 साल से हम लोग यही सुनते आए हैं। पहले दिन जो बजट प्रस्तुत हुआ था आदरणीय मनोहर लाल जी का, उस वक्त भी यही सबक थे, हर बार के निकालो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऊँट के मुंह में जीरा, घी कर्ज ले और घी पी, ये 2-3 बात है, चौथी बात भी नहीं मिले। मंत्री जी, सभी वर्गों का बताया जा रहा, ख्याल रखा गया है। आपके शिक्षा विभाग को कितनी बड़ी सौगात मिली सर, वो जानना चाहिए। बड़ी सौगात मिली, मैंने बताया ना, अभी आपने भी ध्यान से नहीं सुना, मैंने आपको भी बताया है कि पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करके नया बनाना, डिजिटल क्लासरूम बनाना, स्टीम लैब बनाना, हमारे टीचरों को प्रशिक्षित करना, उसके लिए पैसा है। हमारा स्मार्ट जो हमारी वो बुनियाद है, बुनियाद के जो उसका विस्तार करने की बात है, सुपरटेंडेंट का विस्तार हुआ है। अनेकों अनेक ऐसे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने वाले जो कार्यक्रम में प्रोजेक्ट हैं, उसको इस बजट में जगह मिली। सर, होली के ऊपर तोहफा माना जाए इस बजट को? बिल्कुल, ये तो होली के अवसर पर आदरणीय नायब सैनिक सरकार ने एक बहुत अच्छा विभिन्न रंगों से होली के त्योहार को रंग दिया है, और बजट बहुत बेहतरीन और खूबसूरत बजट
माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता से पूछ के बनाया बजट है। सर, होली के पर्व पर क्या संदेश आप देना चाहोगे देशवासियों प्रदेशवासियों को? मैं अपने देश और प्रदेश के लोगों को यही कहूंगा कि ये रंगों का त्योहार, ये खुशी का त्योहार, इसमें एक संकल्प लें कि हम लोग का मतभेद तो हो सकता है मगर कहीं भी मनभेद ना रखें और जिनके मनभेदों इस अवसर पर गले लगाकर उन मनभेदों को खत्म करें। विचार अलग हो सकते हैं मगर निर्णय एक हो सकता है। तो हम सब लोग हंसी खुशी प्रेम प्यार उत्साह आनंद के साथ अपना जीवन जिए। ये रंगों का त्योहार हम सबको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप सबको होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल टांडा, जिन्होंने बताया कि ये जो बजट पेश किया गया है ये सभी वर्गों का जो है कह सकते हैं इसके अंदर ख्याल रखा गया है और बहुत ही बेहतरीन जो है बजट पेश किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो शिक्षा मंत्री महिपाल टांडा को आप सुन रहे थे। साथ में जितने भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सभी की ओर से होली की शुभकामनाएं आ रही हैं। महिपाल टांडा साहब यहां पर कह रहे थे कि सीएम साहब ने जो बजट के जरिए खजाना खोला है वो ऐसे ही लुटाने के लिए नहीं खोला है बल्कि उसे प्रोग्रेसिव तरीके से कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर भी बहुत बारीकी से उन्होंने सदन के पटल पर बजट पढ़ते हुए अपनी बात रखी है। लेकिन विपक्ष को विरोध करना है, शायद इसलिए वो विरोध कर रहा है क्योंकि उनके पास रटे रटाए 3 वाक्य हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, दूसरा कर्ज ले घी पी और तीसरा जो अभी हुड्डा साहब बोलकर गए हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है क्या, संदीप जी? अनामिका जी, देखिए अभी हमने विपक्ष के काफी सारे नेताओं को सुना लेकिन यही 3 बातें निकल के आई है जो आपने बताया। विपक्ष के पास सही मायने में आलोचना दो का जवाब तो मिल गया है, आप कैबिनेट मिनिस्टर्स ने दे दिया है। कर्ज ले घी पी पे आप बोल दीजिए। मैं आपको तीनों का ही मैं बता रहा हूं कि आज विपक्ष के पास सही तरीके से आलोचना करने के भी शब्द बचे नहीं है क्योंकि ये जो बजट है ये नायब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक नायाब हरियाणा बनाने का, नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने का, आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने का, विकसित हरियाणा बनाने का, उसकी नींव को मजबूत करने वाला बजट है। तो विपक्ष के पास कोई सही मायने में शब्द है नहीं कि इसकी आलोचना करें तो किस तरीके से की जाए। ये बात कर रहे हैं कि कर्ज लेके घी पीना। अरे भैया, आपके समय में क्या होता था भाई? 2014 में जब हुड्डा सरकार थी उस समय जब हरियाणा पे कर्ज छोड़ के गए थे तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जे छोड़ के गए थे। 1 लाख करोड़ रुपए का। और उस 1 लाख करोड़ में लगभग ये जो बिजली कंपनियां हैं उनका था लगभग 22,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट। 22,500 करोड़ तो बिजली कंपनियों का बकाया था। वो सारा जो कर्जा है वो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने उतारा है। उसमें मात्र 1,000 करोड़ रुपए का सिर्फ बकाया बचा हुआ है। तो हमने तो जो कांग्रेस ने गड्ढे खोद रखे थे उनको भरने में भी हम अपना समय लगा रहे हैं। तो विपक्ष के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि ये जो बजट है ये विकसित हरियाणा की नींव को मजबूत करने वाला बजट है, न कि कर्ज लेके घी पीने वाला बजट है। जी ठीक है, आप क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? कर्ज ले घी पी। मैं अनामिका जी जी कर्ज का जिक्र क्यों किया यहाँ पर? कर्ज का जिक्र क्यों किया, उस पर भी थोड़ा सा बोलिए। उनको लगता है कि भाई आपने ये जो बजट, इतना बजट में इतनी घोषणाएं की है, ये कहीं ना कहीं आपने उधार लेके चीजें की है, पर ये गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट विश्व बैंक से मिलने वाले फंड की ओर इशारा किया है क्या? आप एआई की बात करते हैं तो आप विश्व बैंक से मिलने वाले फंड की बात करते हैं। आप निवेशकों को आकर्षित करने की बात करते हैं तो विश्व बैंक से मिलने वाले फंड की ओर इशारा करते हैं क्या? इस पर फोकस किया है क्या विपक्ष ने? मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, विश्व बैंक से जो 474 करोड़ रुपए मिलेंगे वो पैसा एक डेवलपिंग कंट्रीज को विश्व बैंक हमेशा देता है और दीर्घकालीन के लिए पैसा दिया जाता है। भारत भी कई देशों की सहायता करता है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कई लोगों की हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें हैं।
पर इसमें जो मुख्य जोर आप देखेंगे जो बुनियादी ढांचा था उस पे सरकार कह रही, विपक्ष में कहीं ना कहीं कई लोगों ने कहा कि भाई इंस्टीट्यूट नहीं खोले ना। आप देखेंगे कौशल विकास के लिए फंड दिया है, आप देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए बागवानी खोला है, और किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक डेडिकेटेड किसानों के लिए एग्रीकल्चर के लिए वितरण बोर्ड बनाया, कंपनी बनाई गई है जो कि किसानों को ही कोई टारगेट या उनका एक लक्ष्य के दृष्टिकोण से काम करेगी। तो बहुत सारे इंफ्रा के लिए देखो 500 करोड़ रुपए का फंड प्रदान किया गया, सक्षम फंड, जो 10 शहरों के विकास के लिए काम करेगा। और हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो PSUs हैं, उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, उनका भी घाटा देखेंगे लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ है। तो ये सफल वित्तीय प्रबंधन की ओर इंगित करता है, न कि उधार लेके घी पीने को, क्योंकि ये मैनेजमेंट है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रोंग होगा, और इसका एक एग्जांपल सरकार ने खुद ने कहा है कि हम 2026-27 तक 1% जो हमारा जो GDP का है वो लक्ष्य को प्राप्त करने तो के लिए आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि वो कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना? नहीं, कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना है। लोग सारे लोग तो नहीं कह रहे, अभी तक तो केवल कांग्रेस के रिएक्शंस आ रहे हैं। हाँ नहीं, वो मैम वही अनामिका जी वही कहेंगे, क्योंकि जिनका आप देखने का एक दृष्टिकोण है, हर व्यक्ति का एक विजन है, वो किस प्रकार से किसी चीज को देखता है। जैसे आप उधार लेके घी पीने वाली बात कहते हैं, उधार, उसमें भी कहीं यदि आप एक हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं विश्व में, जॉर्ज मेनार्ड कीन्स, उन्होंने कहा कि रोजगार सिद्धांत दिया था 1936 में। उन्होंने बताया कि सरकारी व्यय जो बढ़ता है वो बढ़ाना चाहिए यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बुनियादी ढांचे पे खर्च किया जाता है, क्योंकि ये आगे जाकर के आपको एक रिटर्न के रूप में प्राप्त होगा। और वो एक अपना एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से सभी क्षेत्रों के लिए वो कहीं ना कहीं एक आपके लिए रोड का काम करेगा, बुनियाद का काम करेगा, और आगे जाके विकास को प्राप्त करेगा। संदीप जी, हमने किसानों पर बात की, पशुपालन पर बात की, हमने पोल्यूशन पर बात की, हमने AI पर बात की। लगातार जो एक एक मुख्य पॉइंट है उन सबको हम बीच बीच में लेते चलते हैं। जैसे आंगनबाड़ी का जिक्र करते हुए CM साहब ने कहा इस बजट में कि उसे अपग्रेड करने का काम करेंगे, प्ले स्कूल के तौर पर अपग्रेड करेंगे आप लोग। क्या कुछ नया रहेगा इसमें? क्या आप लोगों का ये फैसला इसलिए है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की ओर स्टूडेंट्स का जो रुझान है, लोगों का जो रुझान है, अभिभावकों का जो रुझान है वो बढ़े? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बताया है आंगनवाड़ी को लेके, तो उनका जैसे बहुत सारी आपके ऐसी प्रॉपर्टी मिलेंगी कि जो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो उनको नए सिरे से बनाया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। वहां पे जो खाने की व्यवस्था है, जो मिड डे मील बच्चों को मिलती है, उसकी क्वालिटी किस प्रकार से इम्प्रूव हो सकती है, उसमें उसका सुधार किया जाएगा। इसके अलावा मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी बातें आपको बताना चाहूंगा जो आज के बजट में देखने को मिली। जैसे फरीदाबाद का जो जिला अस्पताल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि हम उसको अपग्रेड करेंगे, जो वहां की बहुत पुरानी मांग थी। इसके अलावा सोनीपत और रेवाड़ी का जो जिला अस्पताल है उसको भी अपग्रेड करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। इसके अलावा 100 नए स्वास्थ्य केंद्र और आरोग्य केंद्रों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 17 नए PHC स्थापित करने की घोषणा की है। 6 नए पैथ लैब बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। 25 नए आयुष औषधालय खोलने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो जब हम इन चीजों की तय में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि स्वास्थ्य को लेकर कितना मूलचूल परिवर्तन होने वाला है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में एक प्रावधान किया था कि जो किडनी के पेशेंट है तो वो हर सप्ताह डायलिसिस करवाते हैं और उनका हर सप्ताह 20, 30, 40 हजार रुपया डायलिसिस में चला जाता है। तो हमारी सरकार है उनका डायलिसिस वो फ्री में करवाएगी। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगभग 2,38,954 डायलिसिस हमने पिछले 1 साल में हमने किए हैं। तो चाहे चिरायु योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना की बात हो, तो हर क्षेत्र में लेके आज के बजट में आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको स्वास्थ्य का बताया, मैं स्पोर्ट्स को लेके जब मैं आपको बता रहा था कि हमने कहा है कि हम 21 नए खेल स्टेडियम है वो बनाएंगे। ठीक है, आज के बजट में प्रावधान है। जो पुराने 700 स्टेडियम हैं उनका सभी 700 स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा। इसके अलावा स्टेट के हर जिले में नया सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा खेलो इंडिया के तहत लघु केंद्र स्थापित किए जाएंगे हर जिले में, ताकि जो 2036 में होने वाले जो गेम है उसके लिए हरियाणा के युवाओं की जो प्रतिभा है वो और अच्छे तरीके से निखर के आए और पूरे देश में, पूरी दुनिया में हरियाणा के युवाओं का नाम हो।
तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र की बात करें, चाहे हेल्थ के सेगमेंट की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके 500 करोड़ रुपए का सक्षम फंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल बजट में प्रावधान किया है। तो चाहिए मैं सक्षम फंड पे आई रही थी, थोड़ा और इसको विस्तार में रोशनी डालें सक्षम फंड पर। सक्षम फंड में कुछ जिलों को लिया गया है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कौन कौन से जिले हैं सर? जिले काफी सारे जिले हैं, उसमें हिसार है, सोनीपत है, पानीपत है, और भी जिले हैं, 10-11 जिले हैं जिनको मिला के और 500 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। तो इन जिलों में किस प्रकार से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनके लिए बजट का प्रावधान है। तो 500 करोड़ रुपए कोई कम बजट नहीं होता है। तो जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, इस प्रकार की चीजें गतिविधि होंगी, तो तभी तो नॉन स्टॉप हरियाणा बनेगा, तभी तो विकसित हरियाणा बनेगा। तो 500 करोड़ का बजट का प्रावधान स्पेशल सक्षम फंड के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पैक्स पेट्रोल पंप से जुड़ेंगे? हाँ, उसको लेके भी बहुत सारे जिलों का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पैक्स पेट्रोल पंप वो खोले जाएंगे अलग अलग जिलों में। तो कहीं ना कहीं मेरा सिर्फ ये कहना है कि हरियाणा की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। विगत 6 जनवरी 2026 से लेके गुरुग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी, और हरियाणा की जनता के द्वारा, हरियाणा की हर इंडस्ट्री के द्वारा, हरियाणा के हर वर्ग के द्वारा अलग अलग लोगों से राय ली गई थी, और लगभग 12,400 सुझाव हमारे पास आए थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। 12,400 सुझावों में से 5,000 सुझावों को इस बजट में शामिल किया गया है, और उसी के आधार पे ये ऐसे कमरों में बैठ के बनाया गया बजट नहीं है। ये हरियाणा की जनता की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, विकसित हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा को ध्यान में रखते हुए, किस प्रकार से यहाँ पे इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करेगी, किस प्रकार से यहाँ का युवा है वो फलेगा फूलेगा, अच्छे से पढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसमें बात हुई है, डाटा सेंटर की बात हुई है, हर चीज को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास। अरविंद शर्मा ने क्या कहा इस बजट को लेकर, पहले हमारे दर्शकों को वो सुनाते हैं। लेकर आई है, किस तरह से देखते हैं कि देखिए होने वाली इस बजट में कई तरह की खासियत है। किसी भी स्टेट में आप देखोगे 98% की राशि खर्च करना एक बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर 10% अब की बार और ज्यादा बजट बढ़ाया है। कोई कैटेगरी छोड़ी, आप स्वास्थ्य की ले लो, हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, आप समाज कल्याण ले लो, पंचायती राज ले लो, सहकारिता विभाग ले लो, पर्यटन ले लो, शिक्षा, कोई कैटेगरी छोड़ी नहीं है जिसमें बढ़ोतरी ना हो। और एक सबसे बड़ी और सुंदरता ये रही, जो अंत्योदय आखिरी जो लाडो लक्ष्मी योजना थी, पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो विपक्ष बार बार जो टोंट करता था, उसको अभी रास्ता साफ कर दिया है। आप देखेंगे पिछली बार 5,000 करोड़ रुपया था, अब की बार उसको बढ़ा करके 6,000 करोड़ से भी ज्यादा उसमें राशि रखी गई है। और वो आने वाले समय में दीनदयाल उपाध्याय जी के अगले जन्म दिवस पर 1,80,000 रुपया उसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा हर कैटेगरी को इसमें लाभ मिल रहा है। और यहाँ तक के पत्रकार भाइयों के लिए भी 2.5 लाख से और राशि 5 लाख। सहकारिता विभाग नए रोजगार सर्जित करेगा, जिस तरह से 2000 वीटा बूथ खोले जाएंगे। जो नई पॉलिसी है, नई पॉलिसी के हिसाब से माननीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी जो नई पॉलिसी लेके आए थे सहकारिता की, उसके जरिए से कम 25 और काम आप शुरू कर सकते हैं। तो उनके जरिए से जो एमपैक्स है, मल्टीपर्पज जो पैक्सेस हैं, उसमें आप वो काम शुरू कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम पैक्स को एमपैक्स भी उसको प्रोनाउंस किया जाएगा, जो केंद्र सरकार। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेगा हरियाणा। हाइड्रोजन कल ये कहा ना, पानीपत में पहला हाइड्रोजन जो प्लांट लगाने का प्रस्ताव है, और हरियाणा आगे बढ़ेगा इथेनॉल हाइड्रोजन। बिल्कुल, देखिए हरियाणा हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करेगा। प्रदेश का पहला हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में लगेगा। इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इस बजट में प्रावधान भी रखे गए हैं। और जिस तरह से सहकारिता मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से सहकारिता विभाग नए रोजगार के अवसर सर्जित करेगा। 2000 से अधिक वीटा बूथ खोले जाएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए भी जो है आरक्षण रखा जाएगा। तो ऐसे में सहकारिता विभाग आने वाले दिनों में और भी
कई क्षेत्रों में अपना सहयोग, अपना योगदान देता हुआ दिखाई देगा। अपने सहयोगी मनीष के साथ हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। चलिए, हमारे पैनल के पास एक बार फिर लौटते हैं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजेंद्र मीणा अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार ने जो सौगात दी है, उस पर आपकी विशेष टिप्पणी प्रोफेसर साहब। मैडम अनामिका जी, इसमें जो लाडो लक्ष्मी योजना है, ये देखो कहीं ना कहीं मतलब कि महिलाओं को, बालिकाओं को सशक्त करने का एक माध्यम है। उसमें बजट का जो एनाउंस किया गया, बजट को बढ़ाया गया है, तो उनके प्रति कहीं संवेदनशीलता को दर्शाता है कि किस प्रकार से सरकार महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति संवेदनशील है। और इसी के संदर्भ में एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बुनियादी ढांचे की हम बात कर रहे थे कि देखो, इंस्टीट्यूशन खड़े करने से काम नहीं चलता। इंस्टीट्यूशन खड़े करने के बाद में उन इंस्टीट्यूशनों को सशक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना और उनका अपग्रेडेशन करना, उनका सुदृढ़ीकरण करना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि संस्थान खड़े कर दिए, उनको संसाधन नहीं प्राप्त करा पाए, क्योंकि नया इंस्टीट्यूशन खड़े करने में लगता है और पैसा बड़ा, वो चीजें हैं। और वर्तमान जो संसाधन, उनका ही बेहतर तरीके से हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये एक मितव्ययिता का भी एक महत्वपूर्ण इशू है, जिससे कि हम उपलब्ध संसाधनों का जो हमारा जो नेटवर्क है वो बढ़ता है, और जो शहर और जो आपके गांव है, उनके बीच में कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे को स्ट्रॉन्ग करने से गैप कम होता है, माइग्रेशन कम होता है। तो ये विकास के लिए दृष्टिकोण से एक बड़ा, एक अच्छा पहल है। और लाडो लक्ष्मी योजना जो है वो एक ही दूरगामी परिणाम लाएगा कि महिलाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से। दूरगामी परिणाम लाने की दिशा में आप लोग लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर संदीप जी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में भी 5,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान लाडो लक्ष्मी योजना के तहत किया था। लेकिन उस समय विपक्ष क्या कर रहा था, जनता में सिर्फ भ्रम और अफवाह की राजनीति फैला रहा था। सबसे पहले तो ये बोल रहे थे जब तक बजट नहीं आया था कि ये महिलाओं के साथ, महिलाओं को एक भी रुपया नहीं देंगे, इन्होंने झूठा वायदा किया है। जब बजट में प्रावधान हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार 5,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया और हमने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो उसके बाद में जो हमने उसमें दायरा रखा कि 1 लाख रुपए जिनकी आय है, उन महिलाओं को हम ये 2100 रुपए की सहायता राशि देंगे। तो विपक्ष ने उसके ऊपर बेवजह के आरोप लगाने शुरू किए। हमने कहा कि हम इस तरीके से देंगे, 1100 रुपए इकट्ठे देंगे, 1000 रुपए इस तरीके से देंगे। तो उस समय विपक्ष ने आरोप लगाया कि नहीं, ये इस तरीके से नहीं, ऐसे देना चाहिए। तो मैं विपक्ष के साथियों को सिर्फ बताना चाहूंगा, योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व की सरकार की है, तो उनको किस तरीके से लागू करना है, हमारे पास बहुत बेहतर फीडबैक सिस्टम है। अगर कांग्रेस के हिसाब से हम अपना सिस्टम लागू करेंगे तो हमारी भी स्थिति कांग्रेस की जैसी हो जाएगी। तो ये इस तरीके के बेवजह के सुझाव ना दे। और रही मुद्दे की बात, तो मुद्दा भी इनके पास बचा नहीं है। जब हमने आज के दिन लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लगभग 9 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की राशि वो दी जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो पिछली बार 5,000 करोड़ का प्रावधान था, इस बार बजट में उसको बढ़ाकर 6500 करोड़ का कर दिया है। और जो दायरा था वो 1 लाख से बढ़ा के 1,80,000 का कर दिया है। तो अब विपक्ष के पास न मुद्दा है, न नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है। विपक्ष के पास पहले को कुछ नहीं बोल, तो फिर भी आप कह रहे कि उनके पास मुद्दा नहीं है, वो तो नहीं, ही नहीं। नहीं, वो तो लगातार बात कर रहे हैं। मुद्दा होता क्या है, मुद्दा वो होता है कि आप लोग बरगला रहे हैं, आंकड़ों का खेल लेकर आप लोग आ गए हैं, वो लगातार ही बोल रहे हैं। आपने सुना, आपने खुद सुना। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं, आज विपक्ष के पास न नेता है, न नीयत है, न नेतृत्व है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सिंह सैनी जी भी हमेशा कहते हैं कि आज कांग्रेस के पास न नेता है, न नीयत है, न नेतृत्व है, और न इनके पास मुद्दे बचे हैं। तो ये बेवजह की बातें करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना पे भी जनता को भ्रमित करने की कोशिश की और ये एक्सपोज हो गए। इन्होंने बुजुर्ग पेंशन को लेके भी एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने की रणनीति बनाई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही बोल दिया था कि किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं काटी जाएगी। मीडिया के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली थी। एज के फैक्टर को लेकर कुछ आप लोग कर रहे थे ना, उसी को लेकर नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। वो सिर्फ विपक्ष के द्वारा फैलाया गया भ्रम था। बुजुर्गों को
भ्रम में डाल के वो राजनीति करना चाह रहे थे, वो विधानसभा का चलिए, घेराव वो करना आज चाह रहे बजट थे। पे ही रहते हैं सर। जी, मैं बजट की बात, किसानों की हमने बात की, 2 पॉइंट वहां पर रह गए। आप ये कहा सीएम साहब ने धान की फसल जो किसान नहीं उगाएंगे 2000 अतिरिक्त बोनस, देखो फैसला मैं बिल्कुल बताता हूं। किसानों को लेके आज के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें की है। मैं शुरुआत करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखो आज हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं और बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो देसी कपास जो किसान उगाएंगे उनको प्रति एकड़ 4000 रुपए का सहायता राशि उनको दी जाएगी। 4000 रुपए प्रति एकड़ देसी कपास उगाने वाले को। धान न उगा के जो दलहन उगाएंगे उनको 2000 रुपए प्रति एकड़ के रूप में बोनस राशि दी जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। इसके अलावा जो फलों और फलों की सब्जियों की खेती जो को बढ़ावा देने के लिए फैसला क्यों, मेरा सवाल ये था सर, क्यों कर फैसला लेना पड़ा जी, ये फैसला क्यों लेना पड़ा? नहीं, फैसला देखो मैं आपको वही बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसी कमरों में बैठ के तो बजट बनाया नहीं। हमारे पास जनता के सुझाव थे, आपके पास जनता के सुझाव आते हैं। हमारा जो जवान है वो क्या चाहता है, जो किसान है वो क्या चाहता है, जो युवा है वो क्या चाहता है। बड़ा ऐलान आपने किया वो तीसरे बिजली वितरण निगम को लेकर किया कि आप ये कंपनी बनाने जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, हरियाणा एग्री डिस्कॉम बिजली वितरण एक तीसरी कंपनी बनाने की घोषणा की है। तो इससे फायदा क्या होगा? देखो, जब कांग्रेस का समय था तो किसी को याद नहीं होता होगा कि बिजली 10-12 घंटे से कहीं ज्यादा आ पाती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से लगभग 6000 से ज्यादा गाँव में। इस पर मैं विस्तार से आपसे बात करना चाहूंगी। रविंद्र कल्याण जी का रिस्पॉन्स आया, रविंद्र कल्याण जी को सुन के आ जाते हैं। सर मैं क्विक रिएक्शन नहीं चाहती, मैं इस एग्रीकल्चर डिस्कॉम बिजली वितरण निगम को बहुत विस्तार में सुनना चाहती हूँ आपसे। रविंद्र जी को सुनाइए। इस वक्त हमारे साथ स्पीकर विधानसभा हरविंदर कल्याण मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये होली मिलन समारोह आपकी तरफ से जो रखा गया है, खास तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, होली जो एक रंगों का त्योहार है, मैं सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार से जब भी कोई त्योहार होता है तो सब मिलकर जब उसको मनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपसी सौहार्द, एक प्यार, एक वातावरण, एक उस प्रकार का एक संदेश। और मैं इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और सभी माननीय सदस्य जो इस महान सदन के अंदर लोगों की आवाज को उठाते हैं, एक अच्छी चर्चा करते हैं और अच्छे तरीके से हम सार्थक चर्चा के माध्यम से जनहित को साध सके, ऐसी मैं आज के दिन सभी को बधाई देते हुए सबसे अपील भी करूंगा कि एक अच्छे वातावरण जो आज तक हमेशा बना के रखा है, आगे भी इसी प्रकार का वातावरण बनाकर हम लोकहित के कार्य करते रहे। आज ऐतिहासिक बजट भी पेश किया गया है, सबसे कह सकते हैं बड़ा बजट आज का रहा है अभी तक के बजटों को देखा जाए, उसको लेकर क्या कुछ? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बड़े विस्तार से उन्होंने सभी विषयों के ऊपर को टच किया है और हरियाणा प्रदेश इसी प्रकार से हर क्षेत्र में आगे बढ़े और विकसित राष्ट्र के एक संकल्प के साथ जो सब जुड़कर चल रहे हैं, इसमें हरियाणा प्रदेश की भी एक विशेष भूमिका हो, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ स्पीकर हरविंदर कल्याण, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने होली के त्योहार पर सभी को जो है शुभकामनाएं भी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो स्पीकर हरविंदर कल्याण साहब को अभी आप सुन रहे थे। मैं वापस लौट रही हूँ संदीप जी आप ही के पास। हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर डिस्कॉम बिजली वितरण निगम की। ये भी सुझाव में था या आप लोग इस पर पहले से काम कर रहे थे? अगर पहले से काम कर रहे थे कि किसानों को ये गिफ्ट तो देना ही देना है, तो इसके लिए कोई ड्राइंग होगी आप लोगों के पास? देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। हरियाणा में 2 बिजली वितरण निगम थे इससे पहले। जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी तो वो लगभग 22,500 करोड़ से ज्यादा के घाटे में वो दोनों बिजली वितरण निगम थे। जब हमारी सरकार आई उसके बाद से विगत 10 वर्षों में हमने वो जो 22,500 करोड़ रुपए का उनका जो बकाया था उनको चुकाने का काम किया। अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लगभग 1730 करोड़ रुपए है वो बकाया है जो हम 2026-27 के इस वर्ष में उनको चुकता कर देंगे। अब
होता क्या है कि हरियाणा के हर गांव में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता हो, जो हमारे किसान भाई हैं उनको समय पे बिजली मिले, 24 घंटे बिजली आए, किसी भी प्रकार की बिजली में बाधा उत्पन्न ना हो। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा एग्री डिस्कॉम बिजली वितरण निगम की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इससे फायदा क्या होगा कि लगभग 5100 जो हमारे जो कृषि फीडर जो होते हैं उनकी स्थापना होगी और लगभग 7,12,000 जो हमारे कृषि उपभोक्ताएं हैं उनको डायरेक्ट इसका बेनिफिट होगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, ये नए बिजली वितरण निगम पर आपकी राय। हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो भी जुड़ गए हैं, एक खिड़की बढ़ गई यहाँ पर, अर्जुन सुढ़ेल साहब है। अर्जुन साहब बहुत स्वागत है। मैं आ रही हूँ, जरा प्रोफेसर साहब को सुन ले, अर्थशास्त्री को सुनिए, आती हूँ। विद्युत वितरण निगम जो बनाया गया है विशेष रूप से किसानों के लिए, देखो क्या है कि किसानों का अब देखते हैं कि बड़ी हमारे विकास में बड़ी भागीदारी है, और जब तक हम किसानों को सुविधाएं नहीं देंगे, किसानों को समय पे बिजली नहीं मिलेगी और सुचारू रूप से बिजली नहीं मिलेगी, जब तक कृषि क्षेत्र का जो हरित क्रांति के उपरांत बहुत सारा मतलब की वृद्धि हुई हमारे उत्पादन में, तो उस उत्पादन को भी बढ़ाना है और साथ में कृषक को सहूलियत भी देना है कि ताकि उसको दिन में या मतलब 24 आवर्स उसको बिजली मिल पाए, तो वो अपना उत्पादन बढ़ाएगा, उसकी सुविधाएं बढ़ेंगी और अल्टीमेट कृषि जो हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें खेलों में तो नाम है ही है हरियाणा का, पर कृषि में भी बड़ा एक अहम हिस्सेदारी रखता है भारतवर्ष में, तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो अलग से किसानों के लिए बिजली बोर्ड बनाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब तक प्रॉपर नहीं होगा, उनकी मांगों को उनको ध्यान में रखकर केंद्र में किसान को जब तक कृषि क्षेत्र का विकास के लिए कहीं ना कहीं वंचित या यूं कहेंगे कि उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जितनी मिलनी चाहिए थी, तो इससे और ज्यादा अधिक सरकार ध्यान दे पाएगी किसानों की मांगों के ऊपर, विशेष रूप से बिजली से संबंधित जुड़ी चीजों के ऊपर। अर्जुन साहब, बैलेंस्ड बजट दिखा आपको? देखिए अनामिका जी, बजट की अगर मैं बात करूं, बजट में गुमराह करने वाली बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जो प्रतिशत मैं बता रहा हूँ, सुनिए अनामिका जी, बताइए। मैं नहीं, पूरा प्रदेश गुमराह किया, पूरे प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा। जो प्रतिशत वृद्धि का जो खेल है वो खेला जा रहा है। प्रतिशत वृद्धि हर महकमे में, स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, महिला आयोग में प्रतिशत वृद्धि बढ़ा दी गई है, प्रतिशत वृद्धि बढ़ा दी गई है, लेकिन प्रतिशत वृद्धि कहाँ नजर आ रही है? आप देखिए ना, अब महिला बाल विकास की बात कर लीजिए, उसमें प्रतिशत वृद्धि बढ़ा दी गई है, 14.91% बढ़ाने का दावा जो किया गया है। लेकिन प्रदेश में जो महिला सुरक्षा है, कुपोषण का जो मामले हैं और आंगनबाड़ी कर्मियों की जो समस्या है, वो तो जस की तस है। ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने से या प्रतिशत वृद्धि बढ़ाने से कुछ नहीं होता। बात तब होती है कि इसको धरातल पर किस तरह उतारा जाए। अभी किसानों की बात आप कर रहे थे, किसानों को बिजली कितनी मिलती है किसानों को आज के समय में? जो ट्यूबवेल, जो खेतों की बिजली आती है, ट्यूबवेल की बिजली आती है, उसका 8 घंटे का टाइम दिया हुआ किसानों को, उसमें से भी 5 से 6 घंटे वो बिजली आती है। और एक सबसे बड़ी बात, वो बिजली कब आती है? रात को 2 बजे, 12 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक। तो जब किसान का सोने का समय होता है तो उस टाइम बिजली दी जा रही है। किसानों ने कई बार मांग उठाई है कि जी बिजली हमें दिन में दीजिए ताकि हम अपनी फसल की सिंचाई अच्छे से कर सकें। तो बिजली का मैंने आपको बताया कई सारी चीजें, अगर आप धरातल की बात करें, धरातल पर ये इनको लाने में बहुत समय लगता है और वो मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे। खाद किसान को समय पर नहीं मिलता। किसानों की अगर बात कर ली जाए, खाद की अगर मैं बात करूं, खाद हर बार कालाबाजारी खाद की हो रही है। मैं यमुनानगर से हूं, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बता दूं कि रोज रात को कई ट्रक खाद के फैक्ट्रियों में उतार दिए जाते हैं। जो प्लाईवुड फैक्ट्री है उसमें खाद सप्लाई होता है और किसान जब खाद लेने जाता है तो उसको राशन कार्ड पे, आधार कार्ड पे उसको लेकर के 1-2 बैग देने का काम किया जाता है। और खाद के अलावा अगर कोई और बात अगर हम करें, जब भी कोई फसल आती है, चाहे वो गेहूं की फसल लेकर के मंडी में किसान जाता है, चाहे वो धान की फसल लेकर के मंडी में जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने टाइम से डिबेट भी कर रहा हूं कि कई बार आप लोगों ने भी डिबेट की है कि जो भी कोई भी चीज है उसका रेट लेने के लिए, उसका उचित भाव लेने के लिए, उसका प्रॉपर पेमेंट लेने के लिए वो आंदोलन
हर फसल से पहले एक आंदोलन जरूर किसान करता है प्रदेश का, चाहे वो किसी भी प्रदेश के किसी भी जिले में बात करिए, तो फसल का सही भाव लेने के लिए क्यों आंदोलन होता है, हर बार आंदोलन होता है। और फिर किसान यूनियन का किसानों का कसूर निकाल दिया जाता है कि जी ये तो लोग हर बार ऐसे ही करते हैं। तो क्या ऐसा कोई समाधान, ऐसा कोई सरकार लेकर के आई कि किसान को आंदोलनरत ना होना पड़े, किसान को अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर ना बैठना पड़े? तो इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें। संदीप जी, समाधान नहीं दिया आप लोगों ने, आप गुमराह कर रहे हैं, ये कह रही है इनेलो। देखो, विपक्ष का काम वही भ्रम अफवाह की राजनीति करना है। विपक्ष का काम नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पे एमएसपी देता है। पूरे देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो 24 फसलों पे सिर्फ मैंने बताया कागजों पे है। अब आप सुन लीजिए, आप कागजों पे नहीं है, ये आप लोगों को दिखाई नहीं देता, विधानसभा आप लोगों को दिखाई नहीं देता। ये एनक उतार के देखेंगे तो दिखाई देगा, हमें दिखा देते, ये एनक उतार के देंगे आपको दिखाई देगा। हरियाणा के किसानों को 24 फसलों पे एमएसपी दे रही है नायब जी की सरकार। 24 फसलों पे एमएसपी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। इनके समय में आइए, किसान से पूछिए ना क्या मिल रहा है। हमने किसानों से पूछ के ये बजट बनाया है, किसानों से पूछ के मुख्यमंत्री ने ये बजट किया गया। क्या दिया किसानों के लिए? 1 to 1 मत कीजिए ना, क्या दिया है? प्रोफेसर साहब भी है नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा बोलिए कि दर्शक सुन पाए, समझ पाए। एक एक करके आपने अपनी बात रखी अर्जुन जी, जवाब ले लेते हैं, मैं फिर आ जाऊंगी। एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ अनामिका जी। बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा पूरे देश में पहला ऐसा प्रदेश है जो 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। पहला प्रदेश है। ये किसानों की चिंता कर रहे हैं, इनको मैं बताना चाहूंगा, जब पहले विपक्ष की जब सरकारें होती थी तो किसानों को फसल खराबे के नाम पे, मुआवजे के नाम पे 2-2 रुपए के चेक बांट के उनका अपमान किया जाता था, उनको उनकी पगड़ी उछाली जाती थी। सही मायने में बात करूं, हमारी सरकार ने 2014 से लेकर 2025 तक 15,400 करोड़ रुपए फसलों के खराबे के मुआवजे के रूप में दिए। अगर विपक्ष इसको नकारता है तो आप मेरे को बताना इसके बाद में। 15,400 करोड़ रुपए आज भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, आप उनकी डेप्थ में जिए। हम किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग अलग चीजें देते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है जो किसानों को 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में देने का काम करती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप देसी कपास उगाइए, 4,000 रुपए आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आप दलहन की फसल कीजिए, आपको 2,000 रुपए बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो जब किसानों के लिए सारी योजनाएं बन रही हैं, ये भूल गए इनके समय में किसान की फसल मंडी तक नहीं पहुंचती थी। मंडियों के बाहर 10-10, 15-15 किलोमीटर की लाइन लगी रहती थी। किसान की फसल ट्रैक्टर ट्रॉली में खराब हो जाती थी, कोई खरीदने वाला नहीं होता था, मंडियों में फसल की खरीदी नहीं होती थी। आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 48 घंटे में किसान की फसल खरीद के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसके अकाउंट में पैसा भेजने का काम करती है। खाद की कालाबाजारी का जो जिक्र किया अर्जुन साहब ने, उसका भी जवाब दे। ये इनके समय की बातें करते हैं। एक्चुअली इनके साथ समस्या इनकी याददाश्त, इनको अपने कर्म याद आ जाते हैं, इसलिए वही बातें करते हैं। आप लोग विपक्ष के समय में किस प्रकार किसानों के ऊपर लाठियां बांधी जाती थी, किस प्रकार से किसानों पे लाठियां बांधी जाती थी, चाहे उनको खाद लेना हो, चाहे कुछ और बीज लेना हो, उस समय इस तरीके की व्यवस्थाएं होती थी। हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। नायब जी की सरकार किसानों का सम्मान करने वाली सरकार है। ठीक है अर्जुन जी, देखिए अनामिका जी, बहुत बड़ी बात करी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को ये मिला है। 750 किसान जो शहीद हुए हैं वो किसकी सरकार में हुए थे, और जो 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे किसान, वो किसकी सरकार में चला। ये आज इतना बड़ा आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, प्रदेश का किसान अपना घर बार छोड़ करके 13 महीने तक दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठ रहा। आप 550 से ज्यादा किसानों को इसका जवाब बजट पे बात कीजिए ना, आपके पास बोलने के लिए है क्या?
आज के बजट में जो घोषणाएं हुई उसकी कमी निकालिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज के बजट में जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की बजट पे आ जाइए, उसके ऊपर कोई कमी निकाल के बताइए आप। संदीप जी बजट पे आ जाइए। मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। आप बताइए। आप देखिए, अभी ये बात मैंने इसलिए करी कि हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि जी इनकी सरकार में लाठियां बांधी जाती थी और आपकी सरकार क्या कर रही है, गोलियां मार रही है। बजट पे आ गोलियों से 750 किसानों को मार दिया गया। बजट पे गोलियों से 750 किसानों को मार दिया। बजट की तो सुनना ही नहीं चाह रहे ना साहब, बजट की तो सुनना ही नहीं चाह रहे। एग्रीकल्चर डिस्कॉम बिजली वितरण निगम, इस तीसरी कंपनी को लेकर इनेलो की प्रतिक्रिया। देखिए, अभी आज ये सिर्फ घोषणा हुई है। हाँ। जिस दिन धरातल पर आएगा, हाँ। जिस दिन ये इम्प्लीमेंट होगा, उस दिन देखते हैं। अभी इस पे कुछ नहीं होने वाला। ऐसी सी घोषणाएं, ऐसी सी पहले भी कई बार बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। और दूसरी बात, मेरे यहाँ एक थर्मल पावर प्लांट है यमुनानगर में, उसमें उसके कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहते हैं और उसकी एक यूनिट बंद पड़ी है और उसकी एक यूनिट का तो दूसरे प्रदेश में ले जाने की योजना थी। जब यहाँ के लोगों ने इसका, विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, तब जाकर के वो रुकी है। कहीं बिजली की अगर बात करी जाए तो ये बिजली की बात है। जब धरातल पर आएंगी, धरातल पर कुछ नहीं है अनामिका जी, सिर्फ और सिर्फ ये घोषणाओं में ही रह जाती है। धरातल पर विपक्ष को कुछ नजर नहीं आ रहा है। यह अलग बात है कि सरकार कह रही है कि ये महज आंकड़ों का खेल नहीं है, ये विश्वास और हमारे उत्तरदायित्व का एक तरीके से आप मिश्रण देख रहे हैं इस बजट में। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।